आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है 29 अप्रैल, दिन गुरुवार। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जब मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाला आपसे ओवरचार्ज करता है तो उसके पीछे एक पॉलिसी की समस्या है। क्या आप जानते हैं कि हर प्राइवेट एम्बुलेंस पर सरकार 28% जीएसटी लेती है इस देश में। एम्बुलेंस कैसे बढ़ेगी और कैसे सबकी पहुंच में होगी, इस पर होगी आज बात। और साथ ही बताएंगे कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। अदालत में आज क्या हुआ, किसके कान उमेठे गए, ये बताएंगे। और कोशिश करेंगे ये समझने की कि देश के कुछ शहरों में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर नेशनल एवरेज से दोगुनी क्यों है। कुछ ही शहरों में ऐसा हो रहा है, पर क्यों हो रहा है। और आखिर में बात होगी इस पैंडेमिक के ऑयल इंडस्ट्री पर असर की। कैसे ये महामारी डीजल और पेट्रोल के ग्राहकों के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है आने वाले समय में। लेकिन पहले हेडलाइंस जमशेद कमर सिद्दीकी से। लोकसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में शाम 5:30 बजे तक 75.71% वोट पड़े। आज सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें थीं। इस आखिरी चरण के 4 जिलों में 35 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। अब 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार का कहना है कि वीकेंड के अलावा आने वाले और भी दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यूपी में शिक्षक संघ ने दावा किया है कि कोरोना से पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 577 टीचर्स की जान चली गई। राज्य शिक्षक संगठन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उन शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है जिनकी मौत उनके मुताबिक पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई है। इसके साथ ही शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाली मतगणना को टालने की मांग भी की है। देश के जाने माने कवि कुंवर बेचैन का आज कोरोना से निधन हो गया। नोएडा के कैलाश अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बेचैन उनका तखल्लुस है। असल नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना है। बेचैन जी गाजियाबाद के MMH महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। आज के दौर में उनका नाम बड़े गीतकारों और शायरों में शुमार किया जाता है। बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और वो घर पर ही आइसोलेट हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है। सिसोदिया ने केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने ये मांग रखते हुए कहा कि दिल्ली का मौजूदा ऑक्सीजन कोटा 490 मीट्रिक टन रोजाना से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में नाइट कर्फ्यू बढ़ाने के साथ संडे को फुल लॉकडाउन का ऐलान किया है। तमिलनाडु में अभी 1,10,308 से ज्यादा एक्टिव मरीज हो चुके हैं। अगले आदेश तक सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। ये है आज तक रेडियो पर दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के आज केंद्र सरकार को फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से। इस पर बात करेंगे, लेकिन आज शुरुआत एक ऐसी चीज़ से करना चाहते हैं जो एक पॉलिसी इशू है। कोरोना आउटब्रेक के बाद से ये बात बार बार हो रही है कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बना सकते थे। सरकारों को और अस्पताल बनाने चाहिए थे, पहले से और व्यवस्था रखनी चाहिए थी। बिल्कुल करना चाहिए था, इसमें शक नहीं है। लेकिन ऐसी महामारी के समय में बेड्स की अवेलेबिलिटी बेहतर हो, ज़्यादा लोगों के लिए एक समय पर इलाज उपलब्ध हो पाए, इसमें प्राइवेट अस्पतालों का रोल भी अहम है। आबादी बड़ी है हमारी, सरकार हर जगह अस्पताल नहीं बना सकती और हमारी पॉलिसी और इकोनॉमी भी कुछ ऐसी हो गई है कि हेल्थ और एजुकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स अहम हैं, लोगों के लिए ज़्यादा भरोसेमंद हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स या नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हेल्थ इंडस्ट्री में उतरने के लिए एनकरेज हों। मैं ये बात इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि एक ट्वीट मैंने पढ़ा प्रभदीप सिंह का। प्रभदीप सिंह देश में एक प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम स्टैन प्लस के फाउंडर हैं। विदेश में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी करते थे वो छोड़ करके भारत में आए और उन्होंने ये कारोबार शुरू किया। और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि क्या मैं आप लोगों को एक राज बताऊं। वो राज ये है कि जब मैं एक एम्बुलेंस ख़रीदता हूं तो सरकार मुझसे 28% जीएसटी लेती है। अब इस ट्वीट का सिरा पकड़कर सोचिए कि टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे हेल्थ केयर पर,
मार्जिन्स उतने कम होंगे। फिर कोई क्यों एम्बुलेंस के बिजनेस में उतरना चाहेगा? उन सारी खबरों के बीच इस सूचना को भी प्रोसेस कीजिए। जब आप सुनते हैं कि मरीज को चंद किलोमीटर दूर ले जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस वाला हज़ारों रुपए मांग रहा है, क्यों मांगता है वो? क्योंकि एम्बुलेंसेस की संख्या कम है, उसे पता है कि ऑप्शंस कम हैं। जब प्राथमिकताओं को बदलने की बात हो रही है तो क्यों ना भारत में हेल्थ केयर के टैक्सेशन से जुड़ी समस्याओं पर भी बात की जाए। डॉक्टर सुचिन बजाज से हमने बात की, जो उजाला साइग्निस ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, और उनसे हमने पूछा कि एम्बुलेंस पर 28% जीएसटी एम्बुलेंस खरीदने पर, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? जी बिल्कुल सही है। आप कोई भी एम्बुलेंस लेते हैं तो उसको सरकार एम्बुलेंस की तरह नहीं देखती है, उसको किसी भी कार की तरह देखती है। तो आप चाहे अपने लग्जरी के लिए मर्सिडीज खरीद रहे हो या फिर किसी मरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्बुलेंस खरीद रहे हो, सरकार के लिए ये दोनों कार्स हैं और कार्स पर 28% जो जीएसटी लगता है वो एम्बुलेंस पर भी एप्लीकेबल है। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज है कि आप कोई भी व्हीकल खरीद के उसको एम्बुलेंस नहीं बना सकते हैं। तो आपको एम्बुलेंस जो स्पेसिफिक व्हीकल्स हैं जो एम्बुलेंस के लिए डेजिग्नेटेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो नेशनल एम्बुलेंस कोड के हिसाब से आपको वही व्हीकल खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओईएम्स हैं, उनके पास भी काफी एक लीवरेज है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो बना रहे हैं व्हीकल्स फिट फॉर एम्बुलेंस। तो आपके पास वो फ्रीडम भी नहीं है कि आप कोई भी व्हीकल खरीद के उसको एम्बुलेंस बना लें। तो ये दो चीजें जो है ये काफी तंग करती हैं हम लोगों को या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि जीएसटी एट पार विद एनी पर्सनल लग्जरी व्हीकल, और दूसरा लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज व्हीकल्स, क्योंकि कुछ ही वेंडर्स हैं जो ये एम्बुलेंस एज पर कोड सप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये एम्बुलेंस की बात हुई, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी हेल्थ एमिनिटीज़ हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में रूम रेंट, मेडिसिन्स, मेडिकल और क्लिनिकल टेस्ट, ब्लड बैंक वगैरह। इनमें से ज़्यादातर चीज़ों पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। सिवाय मेडिसिन्स के उसका ज़्यादातर भार जो है वो मरीजों और उनके परिजनों को ही झेलना होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर जो टैक्सेशन को लेकर के जो पॉलिसीज़ हैं हमारे यहाँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, उसको लेकर के आपके सजेशन क्या हैं? आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन चला रहे हैं, आप उसमें क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं? कुछ चीज़ें ठीक हैं, पर कौन सी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है फॉर हेल्थ केयर, वो प्राइवेट सर्विसेज के लिए काफी स्क्यूड है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अभी भी प्राइवेट हेल्थ केयर को एज अ लग्जरी ही देखती है रादर देन एज अ नेसेसिटी। बट प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने में काफी टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आपने कोई सीटी स्कैन या वेंटिलेटर खरीदे, तो उस पर ना सिर्फ 12% जीएसटी होगा, पर उसके ऊपर से अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो 4% कस्टम्स ड्यूटी भी होगी, और फिर 18% उसके ऊपर मॉड वैट ड्यूटी भी होगी। तो अलग अलग तरह की एक के ऊपर एक ड्यूटीज लगती रहती हैं, तो उससे वो चीज काफी महंगी होती जाती है कंपेयर टू अगर आप वो ड्यूटीज या टैक्सेस नहीं होते। तो पेशेंट्स के लिए तो अच्छा है कि हेल्थ केयर सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल का बिल बनता है आपके इलाज के लिए, तो आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है, ये अच्छी बात है। किंतु जीएसटी का जो लॉजिक है वो यहाँ पर फिर डिफीट हो जाता है, क्योंकि जीएसटी बनाया गया था इस वजह से कि आप जितना उसके ऊपर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जितना आप काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर आप टैक्स भरेंगे, बाकी आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है पीछे जो आपने खर्चा किया है वो सर्विस बनाने के लिए उसके ऊपर। अब ये प्रॉब्लम है कि हम लोग हॉस्पिटल अगर चला रहे हैं तो हम अपने पेशेंट से तो जीएसटी नहीं लेते हैं, हमारे बिल सारे जीएसटी फ्री हैं। लेकिन हम पीछे जो भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, एम्बुलेंस हो, हम सब पर जीएसटी देते हैं। तो हमें कोई इनपुट क्रेडिट कहीं नहीं मिलता, हमारा पूरा का पूरा खर्चा है हर चीज पर। आप टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया देखिए, उसमें एक भी हॉस्पिटल चेन नहीं आएगा वैल्यू वाइज, क्योंकि हॉस्पिटल्स में मार्जिन्स बहुत कम है, मशीन्स बहुत महंगी हैं, डॉक्टर्स को आपको सैलरीज अच्छी देनी पड़ती हैं, मशीन्स बार बार चेंज करनी पड़ती हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है।
तो मैक्सिमम आप देखिए कि 10% से 15% मार्जिन होगी बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में, प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं पूरा। अगर हम जमीन खरीदते हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए तो वो मार्केट रेट पर है, बिल्डिंग बनाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट रेट पर ही बनती है, कोई सब्सिडी नहीं है। अंदर इक्विपमेंट जो आ रहा है वो मार्केट रेट प्लस जो भी मैक्सिमम टैक्स कर सकती है गवर्नमेंट उस पर आ रहा है। आप मतलब सिंपल चीजें देखिए, सैनिटाइजर आजकल हर जगह यूज हो रहा है, हर पेशेंट के लिए यूज होगा, सबको डॉक्टर्स को यूज करना होगा, उस पर भी 18% जीएसटी है। तो ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट को मुझे लगता है दोबारा देखनी चाहिए कि ये कैसे टैक्सेशन पॉलिसीज को स्मूथन आउट करें, कैसे टीडीएस को कम से कम हॉस्पिटल्स के लिए कम से कम करें कि हॉस्पिटल्स के हाथ में थोड़ा अगर कैश फ्लो ठीक रहेगा तो वो अपनी सर्विसेज अपग्रेड कर पाएंगे और मरीजों का इलाज कर पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए कुछ सपोर्ट दे, एटलीस्ट इतना हाई टैक्सेशन ना दे, तो बहुत सारी हेल्प हो सकती है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए। ये थे डॉक्टर शुचिन बजाज। 1 मई से देश में 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो 1 मई को आप एक बार कोविन पोर्टल खोलकर अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप जो मिलेगा वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा और फिर उसका एसएमएस आपके फ़ोन पर आएगा जिसमें अपॉइंटमेंट का टाइम और वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र वगैरह होगा। आप अपनी फ़ोटो आईडी लेकर के जाएं और वैक्सीनेशन करवा लें। प्रोसेस यही है, मतलब कागज़ों पर इतना ही आसान है सुनने में, लेकिन वैक्सीन तो तब लगेगी जब वैक्सीन होगी। ज़्यादातर राज्य इस वक्त ये दोहरा रहे हैं कि फ़िलहाल उनके पास सफिशिएंट वैक्सीन्स नहीं हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुनिए। नहीं, अभी वैक्सीन्स नहीं है। वैक्सीन्स के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी उसमें है या नहीं कर सकते? अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का ही समय बचाइएगा। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। तो दिल्ली को वैक्सीन चाहिए और सिर्फ वैक्सीन नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने जो राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया है उसमें दिल्ली को अभी 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है और ये भी अभी हाल ही में बढ़ाई गई है। अब केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये भी काफ़ी नहीं है और उन्हें 704 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी मसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज तक रेडियो रिपोर्टर पूनम शर्मा से हमने बात की जो इस पर नज़र रखे हुई थी और उनसे पूछा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने अदालत में आज क्या दलीलें दी ऑक्सीजन सप्लाई के मसले पे। देखिए, एक तरफ जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार का ये कहना था कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नेशनल कैपिटल में दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमने 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज के लिए दिल्ली के लिए तय की गई है, एलोकेट की है और वो काफी है सप्लाई। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना था कि 700 से ऊपर 704 मीट्रिक टन की फिलहाल हर रोज जरूरत है। ऐसे में जो अलॉट की गई है 490 वो भी पूरी केंद्र सरकार की तरफ से हमें नहीं मिल पा रही है। तो अब दोनों तरफ की दलीलों को कोर्ट ने सुनने के बाद ये तो साफ कर दिया कि वो केंद्र की इस दलील से खुश नहीं है कि जो अलॉट की गई है वो ऑक्सीजन सफिशिएंट है। तो इसलिए आज कोर्ट ने जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उन सबको नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि कल वो वापस आएं और अपना जवाब दाखिल करें और बताएं कि दिल्ली के किस अस्पताल में वो कितनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल कोर्ट ये जानना चाहता है कि जितना अलॉटमेंट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन के लिए हुआ है उससे कितनी कम ऑक्सीजन उनको मिल रही है और कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हम हर रोज देख रहे हैं कि कोई ना कोई हॉस्पिटल लगातार पहुंच रहा है और बड़े हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं और वो कहते हैं कि कुछ घंटे की ऑक्सीजन उनके पास है। तो आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इस तरह लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और दिल्ली की जितनी डिमांड है वो पूरी की जानी जरूरी है। हालांकि केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि हम ऑक्सीजन अलॉट कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास जितनी अलॉट की गई ऑक्सीजन है वो पर्याप्त लेने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। यानी कि ट्रक हो या फिर ऑक्सीजन टैंकर हैं, ये सब चीजें सरकार जो केंद्र का कहना था कि दिल्ली सरकार के पास मौजूद नहीं है, इसीलिए वो अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं पूरी ऑक्सीजन। तो पूनम, हाईकोर्ट ने क्या कहा? क्या वो इन केंद्र और राज्य दोनों के रिस्पॉन्सेज से कन्विंस था और आगे इस मामले में अब क्या होना है? कोर्ट कन्विंस नहीं दिखा केंद्र सरकार से और साफ साफ उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि लोग मर रहे हैं।
साथ ही जो आज ये याचिका पर सुनवाई हुई थी, ये याचिका थी एक व्यक्ति की तरफ से जिसको ऑक्सीजन और बेड अस्पताल में नहीं मिला था और उसका कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो एंश्योर करे कि उसको बेड दिलाया जाए। तो कोर्ट ने आज तो उस पर कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर वो एक एक केस को टैकल करने लगेंगे तो बड़े स्तर पर जो परेशानियां आ रही हैं उसके लिए सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं बचेगा। तो ऐसे में उस याचिका पर सुनवाई आज हुई और तमाम ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी हुई तमाम चीजों की जानकारी कोर्ट ने ली। लेकिन अब कोर्ट कल इस मामले में फिर दोबारा जब सुनवाई करेगा तो केंद्र सरकार एक तो ऑक्सीजन जो है वो जितनी जल्दी को चाहिए वो कैसे दे रही है उस पर हियरिंग होगी, और दूसरी इस चीज पर होगी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल्स तक कितनी ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं और वो कितनी कम है, क्योंकि कोर्ट इस चीज से ये देख पाएगा कि कितने अस्पतालों में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की और ज्यादा हाल फिलहाल में जरूरत है। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर पूनम शर्मा। सरकार का कहना है और सरकारी आंकड़े भी यही कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर नहीं बढ़ी है, उतने ही प्रतिशत लोगों की मौत हो रही है जितनी लगभग पहले वेव में होती थी। सेकेंड वेव में ये नंबर एग्जैक्ट 1.3% है अभी तक देश के लिए। लेकिन देश के कुछ शहर ऐसे हैं जहां मृत्यु दर नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। अहमदाबाद में ये 2.4% है और देश में जो सबसे बुरी मृत्यु दर है वो पंजाब के लुधियाना की है, जहां कोविड पॉजिटिव होने वाले 2.5% लोगों की मौत हो जा रही है, 2.5% लोगों की मौत वहाँ हो जा रही है। क्यों कुछ शहरों में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है? हमने सोचा कि लुधियाना के उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता। हमने उनसे बात की और इसकी वजह समझनी चाहिए। देखो, लुधियाना में एक तो ये है कि भी हम देखें तो शहर बड़ा है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है काफी तरह के लोग हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड का है, जो गरीब है, लेबरर हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए हैं जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है। सो इनकी अगर हम प्रोफाइल देखें तो इसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इनको मतलब उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज उनको तक अवेलेबल नहीं है, एंड मोर ओवर दे आर लिविंग इन अ वेरी ओवर क्राउडेड जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरियाज में रहती हैं, हेल्थ हाइजीन नहीं है, समझ नहीं है। सो नंबर ऑफ केसेस इसलिए जो है लोग लुधियाना में बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ क्या है कि भी जो है इनकी जो न्यूट्रिशन की है प्रॉब्लम है कि भी इम्यूनिटी कम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं कि पूरी तरह से डाइट नहीं लेते हैं। जो हमारी एफluent क्लास है उसमें जो है जो यंगस्टर्स हैं या बड़े हैं उसमें बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं या मतलब अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे जो हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज या लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। इससे क्या रहता है, इससे ओवरऑल बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है, इससे कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो है हमारे लुधियाना में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, व्हीकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लंग्स पे आता है। दूसरी तरफ जो कोरोना है, कोरोना भी हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और जब किसी पेशेंट के, कोरोना पेशेंट के, उसके लंग्स पे इफेक्ट आता है जो पहले ही ऑलरेडी वीक है, किसी ना किसी से अस्थमा है, सीओपीडी है, ऑलरेडी टीबी लुधियाना में बहुत ज़्यादा है, तो टीबी की वजह से लंग्स वीक हैं। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो है अल्टीमेटली जो है जब कोरोना इफेक्ट करता है तो बॉडी पे बुरी तरह से कोरोना का असर आता है, तो जिस वजह से जो है उसकी जो है या ट्रीटमेंट में डिले होता है, उसकी रिकवरी में लेट होता है। तो वे सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और सब मिला के जो है ओवरऑल जो हमें लगता है कि भी हो सकता है कि भी यही सब कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से जो लुधियाना का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लुधियाना में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने के पीछे वहाँ क्या ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ ये वाला फैक्टर है या फिर वहाँ के कोई एनवायरमेंटल रीजंस हैं इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं इसमें जिसकी वजह से हो रहा है। जैसे मैं कि पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, लुधियाना इंडस्ट्रियल हब ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कोरोना से पहले भी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड लंग डिजीज वाले बहुत सारे पेशेंट्स होते थे जो हम देखते थे, उनको ट्रीट करते थे। अब जो कोरोना है, जिनको कोरोना जो सीवियर कोरोना होता है उसमें कोरोना में निमोनियाज होते हैं,
जो निमोनिया होते हैं वो एक लंग की इन्फेक्शन होती है, जिसके लंग्स पहले ही काम कम कर रहे हैं, तो उसमें से ऊपर से कोरोना अगर लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीजन डेफिनेटली कम होती है, उसको रिकवरी को टाइम लगता है और उसमें जो मोर्टेलिटी के रिस्क रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। सिमिलरली जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं उसमें या ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या कि बहुत ज्यादा कॉमन है लुधियाना में, उस वजह से भी लंग्स डैमेज होते हैं। अगेन सेम आगे कॉमन चीज है कि अगर कोरोना पेशेंट्स को इफेक्ट करता है तो उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ होती है वो भी ज्यादा रहती है। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से या इवन जो अपने डाइट्स वगैरह है वो हेल्दी डाइट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फ्राइड डाइट है, फैट इनटेक बहुत ज्यादा है, अल्कोहल है, ड्रग्स है। ओवरऑल कहीं ना कहीं ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक करता है। हमें बाकी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जैसे ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर हमें शुगर बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो आपके जो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करती है। इवन नॉट ओनली इम्यून सिस्टम, जो रिकवरी फ्रॉम कोविड है उसको भी परेशान करती है, वहां से भी हमें दिक्कत आती है। सो ये कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंटल, लाइफस्टाइल और कोमॉर्बिडिटीज, हेल्थ इश्यूज जो हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना है हमारे पंजाब में स्पेशली लुधियाना में जो है बहुत बुरी तरह से इसको इफेक्ट कर रहा है। और हमें जो पेशेंट्स की रिकवरी में और ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम फेस करने में हो रही है पेशेंट्स को, और हमें दिख रही हैं ये चीजें कि जिस वजह से पेशेंट्स को दिक्कत फील हो रही है। ये थे लुधियाना बेस्ड डॉक्टर सुशील गुप्ता। कोरोना का असर चौतरफा है, देश के नागरिकों के जान और माल का नुकसान तो है ही, इकॉनमी को भी नुकसान है, लेकिन इसका एक ग्लोबल असर भी है और ये असर दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री पर, ऑयल प्राइसिंग पर पड़ रहा है, जहाँ से दुनिया को कच्चा तेल मिलता है और जिससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो हमने बात की हमारे आर्थिक मामलों के पत्रकार शुभम शंखधर से और उनसे पूछा कि भारत का कोरोना संकट पूरी दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर डाल रहा है और क्यों असर डाल रहा है। जी, पेट्रोल प्राइस की जहाँ तक आपने बात कही तो पेट्रोलियम प्राइसेस का बहुत बड़ा हिस्सा इस समय जो जाता है वो टैक्सेस पे जाता है। ये देखना होगा कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में भविष्य में कोई गिरावट देखने को मिलती है तो क्या वो सरकार पास ऑन करती है या पहले की तरह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर या टैक्सेस बढ़ाकर अपनी झोली भरती है, क्योंकि संसाधनों की ज़रूरत है, संसाधन कम है। निश्चित तौर पर अगर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं तो जो सरकार का टैक्स कलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं घटता है। हमने देखा बीते साल जब तमाम आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी तब कच्चे तेल की गिरावट का जो फ़ायदा था वो आम आदमी की जेब तक नहीं पहुंचा था, बल्कि सरकार ने वो टैक्सेस बढ़ाकर उसको एब्जॉर्व कर लिया था उस गिरावट को। यही कारण था कि कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। तो कच्चे तेल की गिरावट का फ़ायदा पेट्रोल डीजल में हमें आपको मिलेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि सरकार इस गिरावट को कितना आपको पास ऑन करने की स्थिति में है, सरकार का खजाना किस तरह से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर रिजर्व फंड पर, टैक्सेस के रेवेन्यू फ्रंट पर राहत की खबर मिलती है तो ये गिरावट निश्चित तौर पर हमारे और आपके जीवन जीने की जो लागत है पेट्रोल डीजल की उसको कम कर सकती है। शुभम, ये तो इंटरनेशनल मार्केट की बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे घर में, भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस इससे कितने प्रभावित होंगे? चुनाव की वजह से अभी तो देश में तेल की कीमतें स्थिर हैं फिलहाल, पर क्या वो बरकरार रहेंगी? जी, भारत में बढ़ते कोरोना केसेस की संख्या निश्चित तौर पर कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात होता है। भारत अपनी खपत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अगर भारत में कच्चे तेल की मांग घटेगी, जो स्वाभाविक है क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, जो बड़े औद्योगिक नगर हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा खपत होती है, वहां पर अगर कर्फ्यू और लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हैं, जो कहीं ना कहीं ईंधन की, पेट्रोल डीजल की मांग को घटाएंगी। और यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतों में एक गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। हमने देखा कि $70 के आसपास कच्चे ब्रेंड की कीमतें पहुंचने के बाद अभी फ़िलहाल $67 पर है, और ये भी जो कच्चे तेल की कीमतों में $67 की जो कीमत है वो बुधवार को आई करीब 1.5% की तेज़ी के बाद है। कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाली एक और चीज़ जो है वो है ओपेक देशों की ओर से जो कच्चे तेल की आपूर्ति है उसको
उसको घटाने पर अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कच्चे तेल की जो आपूर्ति है वो ओपेक देशों की ओर से बढ़ती रहेगी। अगर आपूर्ति बढ़ती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और भारत और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं अगर कोरोना में अभी भी फंसी हुई हैं, संकट गहरा रहा है, अभी उसके थमने के कोई संकेत नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा और निश्चित तौर पर ऊपर जो एक कहना चाहिए कि ऊपर तेजी में या ऊपरी सीमा पर एक दबाव देखने को मिल सकता है। ये थे शुभम शंखधर। कोरोना की इस महामारी में निराशा है, दुख है, संताप की तस्वीरें हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग एक दूसरे की मदद में लगे हैं और ऐसा लगता है कि वही हैं जो अपने कंधों पर बहुत कुछ बचाए हुए हैं। उन्हें हम कहते हैं उम्मीदों के रोशनदान। उम्मीदों का रोशनदान। उस गिलहरी की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसने राम सेतु बनाने के लिए भगवान राम की मदद की थी। वो जो अपने नन्हे से मुंह में छोटा सा कंकड़ दबाए बार बार नदी में उछालती थी। काम जब बड़ा हो तो मददगारों की कोशिशें अहम होती हैं, उसके असर के नतीजे नहीं। मैं आपको सुनाऊंगा कहानी उस शख्स की जिसने कोरोना की इस आपदा में अपने सामर्थ्य के मुताबिक अपनी कोशिशों से मदद की नई मिसाल तामीर की। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कस्बे सिद्धार्थ नगर के एक छोटे से मकान से, जहां दिन के वक्त पैरों से चलने वाली एक सिलाई मशीन की आवाज गूंजती रहती है। मशीन पर मास्क बनाते दो नन्हे हाथ हैं छठी में पढ़ने वाली 12 साल की अंजलि के। जब पिछले साल फिजा में कोरोना की आहट हुई थी और मास्क लगाने की ताकीद की गई थी, तब अंजलि अपने पापा की चाय की दुकान के आसपास ऐसे तमाम लोगों को देखती थी जिनके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं होते थे। समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश ने अंजलि को एक रास्ता दिखाया। उसने घर के कोने में रखी मम्मी की धूल खाई मशीन को झाड़ा पोछा और ये फैसला किया कि वह मास्क बनाएगी और उन लोगों को मुफ्त देगी जो खरीद नहीं सकते। दुनिया बदल देने की हंगामा खेज कहानियों से दूर अंजलि अपने हिस्से की दुनिया चुपचाप बदलती रही। जरूरतमंदों को मुफ्त मास्क बांटने वाली अंजलि आज हमीरपुर की मास्क वाली बिटिया कहलाती है। तो इस मुश्किल वक्त में आप भी किसी के लिए अंजलि बनिए। नाउमीदी के इस अंधेरे में किसी के लिए उम्मीद का छोटा सा रोशनदान बनिए और बताइए हमें अगर आपके पास हो किसी मददगार की कहानी radio@aajtak.com पर। तो कोरोना वायरस ने आज हिंदुस्तान का एक और हीरा कम कर दिया। कवि और गज़लकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निधन हो गया। मैंने मंचों पर उन्हें काफ़ी सुना है, उनकी किताबें पढ़ी हैं और उनकी एक कविता का एक हिस्सा है कि हर नदी पर अब प्रलय के खेल हैं, हर लहर के ढंग भी बेमेल हैं, फेंक मत देना नदी पर निज व्यथा की धूल, वरना रो पड़ोगे, बंद होठों में छुपा लो ये हंसी के फूल, वरना रो पड़ोगे। दिन भर में आज इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।